Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 22nd of February 2023, Wednesday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Recommended page speed for this video is 1.25x. Thought of the day is strive not to be a success, but rather to be of value. और आज के मिंट पेपर की ये न्यूज़ हेडलाइंस है। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 12 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 13 न्यूज़ आर्टिकल्स आज कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। सेंट्रल लाइकली टू ऑक्शन लिथियम रिजर्व्स बाय जून। अगर आप रेगुलरली न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने जम्मू एंड कश्मीर में एक ह्यूज लिथियम रिजर्वॉयर फाउंड आउट किया था। रियासी डिस्ट्रिक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 5.9 मिलियन टन का लिथियम रिजर्वॉयर फाइंड आउट किया था GSI ने। और इस पर्टिकुलर रिजर्वॉयर के या रिजर्व्स के आइडेंटिफाई होने के बाद इंडिया जो है वो फिफ्थ और सिक्स्थ लार्जेस्ट रिजर्वॉयर बन गया था लिथियम का ग्लोबल लेवल पे। हालांकि इस नंबरिंग को लेकर के थोड़ा सा कंट्रोवर्सी, कुछ का कहना है कि 6, कुछ का कहना है 7 और कुछ का कहना है 5। ओवरऑल जिस्ट ये है कि ये बहुत एक ह्यूज लिथियम रिजर्व था, जिसके बाद इंडिया जो है वो एक टॉप लिथियम रिजर्व कंट्री की कैटेगरी में आ गया है। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। उसी जो लिथियम रिजर्व को GSI ने फाइंड आउट किया था उसी को लेकर के बिड इनवाइट करने या उसके ऑक्शन को लेकर के जो गवर्नमेंट है वो सोच रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द से जल्द यानी अप्रॉक्सीमेटली जून क्वार्टर तक इस पर्टिकुलर लिथियम रिजर्व का जो ऑक्शन है उसका बिड इनवाइट कर सकती है। और अगर इतनी जल्दी गवर्नमेंट बिडिंग करे तो डेफिनेटली एक्सप्लोरेशन भी जल्दी होगा और एक्सट्रैक्शन भी जल्दी होगा। एंड दैट एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन विल गिव इंडिया एक्सेस टू द स्ट्रेटेजिक मिनरल। क्यों उसको स्ट्रेटेजिक मिनरल बोल रहे हैं? क्योंकि ये लिथियम बैटरीज बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और जिस तरीके से इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहे हैं, दिस कंपोनेंट और रॉ मटेरियल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जितनी भी रिचार्जेबल बैटरीज हैं उसमें लिथियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। और कभी कभी हम इन्हें लिथियम चार्जेबल बैटरीज भी बोलते हैं या लिथियम बेस्ड बैटरीज भी बोलते हैं। अभी तक इंडिया की जो डिपेंडेंसी थी वो दूसरे कंट्रीज पर थी लिथियम की सप्लाई को लेकर के। बट जम्मू एंड कश्मीर में जो रिजर्व पाया गया है उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है इट विल कीप इंडिया सेल्फ रिलायंट इन केस ऑफ लिथियम सप्लाई। और इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक मिनरल को जल्द से जल्द एक्सेस करना चाह रही है। डिस्कवरीज आर नॉट अर्ली स्टेज फाइंड बट गवर्नमेंट प्लान्स टू कॉल फॉर बिड टू स्टार्ट द प्रोसेस। और अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन UNFC ने क्लासिफिकेशन दिया है, बेसिकली 3 डायमेंशनल सिस्टम दिया है जिससे कि किसी भी माइन और रिजर्व को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स। और इन 3 सारे फैक्टर्स के बेसिस पर, जियोलॉजी के बेसिस पर, फिजिबिलिटी के बेसिस पर और इकोनॉमी के बेसिस पर इन जितने भी रिजर्वॉयर्स हैं उनको बेसिकली 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, G4, G3, G2 और G1। G4 स्टैंड्स फॉर रिकॉनेसेंस, G3 प्रोस्पेक्टिंग, G2 जनरल एक्सप्लोरेशन एंड G1 डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन। और जो रिसेंटली लिथियम रिजर्व फाइंड आउट किए गए हैं उनका लेवल G3 है। तो G3 लेवल का फाइंड है विच मीन्स देयर इज श्योरिटी अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिजर्व एंड हेंस गवर्नमेंट वांट टू स्टार्ट दिस प्रोसेस एज सून एज पॉसिबल। तो बेसिकली जो नॉन फेरस मेटल है गवर्नमेंट चाह रही है कि अगर इस पर श्योरिटी है, इसकी वैल्यू पर श्योरिटी है, जियोलॉजिकल फिजिबिलिटी पर श्योरिटी, तो जल्द से जल्द इसका एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया जाए। एंड दीज आर द स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हम देख सकते हैं बोलीविया, अर्जेंटीना, USA, चिली, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड इंडिया। तो इंडिया को इस पर्टिकुलर US जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग 7th पोजीशन पर रखा गया है। कुछ का कहना है कि इंडिया हैज़ बिकम 5th, कुछ का कहना है इंडिया हैज़ बिकम 7। वॉट एवर रैंकिंग यू वॉन्ट टू कंसिडर यू मे कंसिडर, बट जस्ट रिमेंबर द सोर्स। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो फिलहाल के लिए इंडिया के पास ह्यूज गैप है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास अभी कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जो कि लिथियम को रिफाइन करे, लिथियम का जो ओर मिले उसको रिफाइन करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट लेकिन जो 2023 या 2030 का जो टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने EV पेनिट्रेशन के लिए, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए अचीवमेंट है।
एज ऑफ नाउ इंडिया जो है वो चाइना, हांगकांग और यूएसए से लिथियम जो है वो इंपोर्ट करता था। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मिंट पेपर। जीडीपी में ग्रो 5.9% इन फाइनेंशियल ईयर 24 इंडिया रेटिंग। तो इंडिया रेटिंग के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.9% के जीडीपी ग्रोथ रेट से ग्रो कर सकती है फाइनेंशियल ईयर 24 में, जो कि आरबीआई के एस्टिमेट से लो। आरबीआई का एस्टिमेट कितना? अप्रॉक्सीमेटली 6.4% का एस्टिमेट आरबीआई ने किया है, 6.2% का एस्टिमेट गवर्नमेंट ने किया है, और इंडिया रेटिंग के अकॉर्डिंग इट विल बी 5.9%, क्योंकि इंडिया रेटिंग ने कुछ ऐसे फैक्टर्स इंडिकेट किए हैं जिसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी में डिमांड है वो पेंट अप हो सकती है। तो डिमांड पेंट अप हो सकती है मतलब डिमांड जो है वो लोअर होगी, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो इम्पैक्ट करेगी। तो इंडिया रेटिंग के अकॉर्डिंग जो डिमांड है वो पेंट अप करेगी, एक्सपोर्ट जो है वो ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से स्लो करेगा, क्रेडिट ग्रोथ जो है वो टाइटर फाइनेंशियल कंडीशंस, जो कि आरबीआई जिस तरीके से रेपो रेट को हाई कर रही है उसको बोलते हैं टाइटर फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी वजह से जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो भी इम्पैक्ट करेगी। और इन सारे फैक्टर को कंसीडर करते हुए इंडिया रेटिंग और रिसर्च ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में जो इंडिया की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, वो अप्रॉक्सीमेटली 5.9 रहेगी, और ये अभी तक की सबसे पैसिमिस्ट फोरकास्ट है। तो इंडिया रेटिंग के अकॉर्डिंग जो रिकवरी है कंजप्शन में वो थोड़ा सा गुड्स एंड सर्विसेज के फेवर में स्क्यूड रहेगी बाय दोज इन द अपर इनकम ब्रैकेट रादर देन मास कंजप्शन आइटम। तो जो भी कंजप्शन बढ़ेगा भी, जो कंजप्शन के थ्रू जो रिकवरी होगी भी, वो कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज के केस में होगी जो कि मास कंजप्शन के नहीं हैं, जो अपर इनकम के इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं। अपर इनकम जो सेगमेंट है वो यूज़ करता, उसकी डिमांड तो थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगी, बट जो मास कंजप्शन के आइटम हैं उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। और प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर अप्रॉक्सीमेटली 6.7% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 24 में, बट विल बी शॉर्ट ऑफ ब्रॉड बेस्ड रिकवरी, और विल बी शॉर्ट ऑफ टू सपोर्ट द ब्रॉड बेस्ड रिकवरी। तो जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंडिया रेटिंग ने एंटिसिपेट किया है, फोरकास्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो ब्रॉड बेस्ड रिकवरी अभी फिलहाल इस फाइनेंशियल ईयर में रजिस्टर नहीं कर पाएगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 3 ऑफ मिंट पेपर। चाइनीज सेज प्रोजेक्ट अवेटिंग इंडियाज नोट। तो बॉर्डर टेंशन की वजह से और अदर जो इंटरनल इश्यूज हैं हम बोल सकते हैं उनकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी चाइनीज़ कंपनीज पर। और पिछले 2-3 सालों से अगर आप देखें तो ऐसे सारे कंट्रीज जो कि इंडिया से बॉर्डर शेयर करते हैं उन पर वो सारे इन्वेस्टमेंट लगे थे, एफडीआई और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर के। बेसिकली चाइना को ही काउंटर करने का पर्पस था इंडियन गवर्नमेंट का। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं इंडियन चैनल तो आपको पता होगा कि हम किन रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज रिस्ट्रिक्शंस चाइनीज़ कंपनीज जो वो अभी भी होपफुल हैं कि इंडिया जो है उनको इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल दे देगा, क्योंकि स्टिल दीज चाइनीज़ फर्म्स आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स पेंडिंग पड़े हैं चाइनीज़ कंपनीज के, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने एक लॉ या हम बोल सकते हैं एक रूल पास किया था जहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला था कि जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कितने कंट्रीज हैं जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करते हैं, उन कंट्रीज़ को एफडीआई के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कोई भी एफडीआई नहीं होगी, कंट्री ऑफ ओरिजिन को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। इट मीन्स इट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा है इन 7 कंट्रीज़ के थ्रू। तो इन 7 कंट्रीज़ को किसी भी तरह का एफडीआई करने के लिए पहले इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और इसी लाइन में कई सारे एफडीआई के प्रपोजल जो कि स्पेशली चाइना से आ रहे थे वो अभी भी इंडिया के या इंडियन गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं। बहुत पहले वो एप्लीकेशन सबमिट हो चुके थे बट गवर्नमेंट के साइड से अभी अप्रूवल नहीं मिला है। हालांकि अभी इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने फॉर्मल कोई एप्लीकेशन दिया है या नहीं दिया है, बट इनफॉर्मली कम्युनिकेशन किया गया है कि जो चाइनीज़ अथॉरिटी कंपनीज़ हैं वो अभी भी इंडिया के नोट का वेट कर रही हैं। फिलहाल दोनों ही साइड से कोई भी क्वेरी को रिस्पॉन्स नहीं किया गया है। और ये जो रूल आया था ये अप्रैल 2020 में आया था, इफ यू रिमेंबर, पैंडेमिक के टाइम पर, जहाँ पर अप्रूवल को मैंडेटरी कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट। स्पेशली ऐसे कंट्रीज जो कि इंडिया से बॉर्डर शेयर करते हैं उनसे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो एफडीआई आ रहा है, उसके लिए ऑटोमेटिक रूल को गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया था। रीज़न क्या था? सिंपल रीज़न यही था कि जिस तरीके सीधा पर्पस यही था कि जिस तरीके से पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो चाइनीज़ कंपनीज थी इंडियन स्टार्टअप्स को ओवरटेक कर रही थी, इस वजह से गवर्नमेंट ने ये रूल पैंडेमिक के ड्यूरेशन में अप्रैल 2020 में लाया।
फिलहाल के लिए अब पैंडेमिक जो ऐसा कहा जा रहा है उसका इम्पैक्ट जो है वो ओवर हो चुका है, तो गवर्नमेंट को ये रूल जो है रिकन्सिडर करना चाहिए. सो लेट अस सी वेदर दीज चाइनीज कंपनीज विल एक्चुअली गेट द अप्रूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट from Indian authorities or not. अब देख लेते हैं some short news articles. UPI linked to Singapore's Pay Now for fast transfers. So finally UPI adoption को प्रमोट करने के लिए इंडिया और सिंगापुर ने ट्यूसडे को दोनों कंट्रीज के पेमेंट सिस्टम को लिंक्ड करने के प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया है. तो सिंगापुर का पे नाउ और इंडिया का UPI जो है वो अब इंटरलिंक्ड हो चुके हैं, जिसको हम UPI पे नाउ के नाम से भी जानते हैं. दिस विल फीचर ओनली हैंडफुल ऑफ बैंक्स एट इनिशियल लेवल एंड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर और पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन. तो इंडिविजुअल लेवल पर अब UPI और पे नाउ के बीच में ट्रांजेक्शन्स हो सकेंगे. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और ICICI बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो इस फैसिलिटी को यूज़ कर पाएंगे और आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा जो बैंक्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर इस लिंकेज में ऑन बोर्ड किए जाएंगे. तो इंडियन जो है अप्रॉक्सीमेटली 60K पर डे के हिसाब से सेंड कर सकते हैं पे नाउ और UPI लिंक को यूज़ करते हुए. अप्रॉक्सीमेटली 1000 सिंगापुर GD जो है वो ट्रांजेक्शन एक दिन में हो सकता है या SGD ट्रांजेक्शन एक दिन में हो सकता है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. गवर्नमेंट सेट अप पैनल्स ऑन वीट एज फार्म्स ब्रेस फॉर हीट वेव्स. सो इंडिया के वीट क्रॉप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो कि वीट क्रॉप हम मानते हैं कि हमारी ये स्टेपल डाइट है इंडिया में, तो वीट क्रॉप को हीट वेव से प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंटर मिनिस्ट्रियल एफर्ट जो हैं उनको स्टार्ट कर दिया और इसके लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल भी गवर्नमेंट ने सेट किया है, क्योंकि समर को लेकर के जिस तरह से हीट वेव का एंटिसिपेशन किया जा रहा है उसका इम्पैक्ट हमें आगे आने वाले वीट क्रॉप पर देखने को मिलेगा और इसीलिए गवर्नमेंट जो है प्रोएक्टिव बेसिस पर मेजर ले रही जिससे कि इंडिया में वीट प्रोडक्टिविटी को इंश्योर किया जा सके. और जिस तरीके से अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं वीट और आटा के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं. इसके बाद गवर्नमेंट जो है ओपन मार्केट में वीट सेल भी कर रही है इन ऑर्डर टू कर्ब द इन्फ्लेशन, इन ऑर्डर टू कर्ब द प्राइस राइज इन केस ऑफ दिस स्टेपल डाइट. और इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इस बार जो वीट का प्रोडक्शन हो वो सफिशिएंट प्रोडक्शन हो, किसी भी तरह का जो नेगेटिव इम्पैक्ट वीट क्रॉप पर पड़ रहा है उसको पहले ही रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है कई सारे मेजर ले रही है. और इसके लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल एफर्ट भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया, पैनल भी गवर्नमेंट ने सेटअप कर दिया है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. कॉल अस इंडियन विस्की नॉट स्प्रिट ड्रिंक. सो इंडिया और UK के बीच में विस्की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर कई टाइम से इशू चल रहा है, क्योंकि मैचुरेशन जो रूल्स हैं उसको लेकर के इंडिया और UK के बीच थोड़ा सा क्लैश है. हालांकि जो इंडियन विस्की मेकर्स हैं दे आर डिमांडिंग फॉर दिस रिलैक्सेशन. इसके अलावा मैचुरेशन रूल को लेकर के जो रिलैक्सेशन है वो उसके अलावा इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं कई सारी और भी डिमांड थी, बट UK इज़ अनलाइकली टू रिलैक्स इट्स मैचुरेशन रूल. तो इंडियन जो विस्की मेकर्स हैं उनका ये कहना है कि उनको UK मार्केट में सेलिंग करना अलाउ किया जाए विद द नेम ऑफ इंडियन विस्की नॉट द स्प्रिट. और UK का ये कहना है कि जो आपके मैचुरेशन रूल हैं, जो मैचुरेशन डेज जो आप इंडिया में होता है विस्की के लिए वो डिफरेंट है, UK में डिफरेंट है, तो इसलिए हम आपको इस पर्टिकुलर नाम से सेल करने को अलाउ नहीं कर सकते हैं. विस्की नाम से आपको स्प्रिट ड्रिंक के नाम से ही UK में सेल करना होगा. तो प्रोबेबली ये जो इशू है ये हो सकता है आगे टाइम में और ज़्यादा जाए. अंडर द UK रूल एल्कोहलिक बेवरेज मैच्योर फॉर लेस देन 3 years कैन बी सोल्ड एज अ स्प्रिट. उनको विस्की के नाम से सोल्ड नहीं किया जा सकता. और इसी मैचुरेशन रूल को लेकर के इंडियन जो विस्की मेकर्स हैं वो रिलैक्सेशन डिमांड कर रहे हैं. उनका ये कहना है कि इंडियन जो विस्की है वो UK मार्केट में स्प्रिट ड्रिंक के नाम से ना सेल करी जाए, इंडियन विस्की यूज़ करना उन्हें अलाउ किया जाए. और UK का ये कहना है कि जो मैचुरेशन रूल हैं आपके वो हमारे से मैच नहीं कर रहे. एटलीस्ट लेस देन 3 years आप उसको मैच्योर करें, देन वी विल अलाउ यू टू हैव द प्रॉपर एक्सेस इनटू द UK मार्केट. उसी को लेकर के क्लैशेस हैं. और इंडिया का ये कहना है कि दिस इज़ नॉन टैरिफ बैरियर फॉर विस्की एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. ये कोई बहुत ही साइंटिफिक रूल नहीं है विस्की मैचुरेशन को लेकर के या स्प्रिट मैचुरेशन को लेकर के. ये केवल एक नॉन टैरिफ बैरियर है जो कि UK ने इंडिया पर अननेसेसरली इम्पोज कर रखा है. अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. इंडिया में कॉन्ट्रीब्यूट 50% टू ग्लोबल ग्रोथ इन 23 IMF. सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने
बोला है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल ग्रोथ में अप्रॉक्सीमेटली 15% कॉन्स्टिट्यूट करेगा, यानी इस कैलेंडर ईयर 2023 में इंडियन इकोनॉमी का 15% कंट्रीब्यूशन होगा ग्लोबल ग्रोथ में। और अगर हम चाइना और इंडिया दोनों के ही कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड करें तो दोनों ही कंट्रीज मिल करके अप्रॉक्सीमेटली 50% कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ग्लोबल ग्रोथ का फॉर दिस ईयर, जिसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 15% होगा और जो रिमेनिंग होगा वो चाइना का कंट्रीब्यूशन होगा, ऐसा कहना है IMF का, या बोल सकते हैं IMF के ऑफिशियल का। और इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को जो ग्रोथ है उसका लेकर के जो प्रोजेक्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.1% का है। तो IMF ने इंडियन इकोनॉमी के लिए 6.1% की GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करी है। ये भी RBI के प्रोजेक्शन से कम है। RBI का प्रोजेक्शन कितना है? 6.4 का, और IMF का 6.1 का, इंडिया रेटिंग का 5.9 का, गवर्नमेंट 6.2 का। तो अभी तक का RBI का जो प्रोजेक्शन है सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन है GDP ग्रोथ को लेकर के। हालांकि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन के बाद भी जो IMF के ऑफिशियल हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका ये कहना है कि दिस इज गोइंग टू बी द बेटर ग्रोथ रेट इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज। हालांकि इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी स्टिकी बनी हुई है, और इस कोर इन्फ्लेशन की वजह से जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इम्पैक्ट करेगी, एक्सपोर्ट इम्पैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉज्ड बाय द रशिया यूक्रेन वॉर। तो इन सारे रीज़न की वजह से इंडियन इकोनॉमी जो है वो इम्पैक्ट करेगी। फिलहाल इसके बावजूद भी इंडिया और चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल ग्रोथ में वो अप्रॉक्सीमेटली आधा रहेगा। 50% का केवल जो ग्रोथ है वो केवल और केवल इंडिया और चाइना ही करेंगे। सो दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ IMF ऑन डिफरेंट इकोनॉमीज। तो इंडिया के लिए प्रोजेक्शन चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तो 2023 और 2024 का प्रोजेक्शन है। IMF का जो प्रोजेक्शन होता है वो कैलेंडर ईयर के बेसिस पर होता है, ना कि फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अलग अलग कंट्रीज में थोड़ा अलग अलग तरीके से चलता है, अलग अलग इंडस्ट्री में भी अलग अलग तरीके से चलता है। इसीलिए जो IMF है या जो इसे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैलेंडर ईयर के बेसिस पर प्रोजेक्शन करते हैं। और इसी के साथ एक और न्यूज़ है, इकोनॉमी टू ग्रो एट 5.9% इन फाइनेंशियल ईयर 24 इंडिया रेटिंग, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं मिंट के पेपर में भी, और अभी भी हमने डिस्कस किया कि जो इंडिया रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग 5.9% इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 24 में। दिस प्रोजेक्शन इज अबाउट फाइनेंशियल ईयर एंड दिस प्रोजेक्शन इज अबाउट कैलेंडर ईयर। तो आप थोड़ा सा डिफरेंस माइंड में रख सकते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। UAE, मलेशिया एंड नाइजीरिया पैक्टेड लाइकली इन मार्च। तो इंटरनेशनल ट्रेड को लोकल करेंसी में सेटल करने के लिए इंडिया जो है वो कई सारे कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएट भी कर रहा है। रिसेंटली इंडिया ने रशिया और श्रीलंका के साथ बायलैटरल लोकल करेंसी ट्रेड सेटलमेंट भी किया है, साइन किया है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो इंटरनेशनल सेटलमेंट है, जो ये हम बोल सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको लोकल करेंसी में सेट करने के लिए इंडिया अपकमिंग टाइम में UAE, मलेशिया और नाइजीरिया के साथ पैक्ट साइन कर सकता है। तो इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए, लोकल करेंसीज को प्रमोट करने के लिए, या हम ये भी बोल सकते हैं कि डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए कंट्रीज जो हैं वो अब अपने अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। इंडिया जो है बहुत एग्रेसिवली इस पर्टिकुलर एफर्ट को इम्प्लीमेंट करा। रिसेंटली रशिया, श्रीलंका और कई 2-3 और कंट्रीज के साथ इंडिया ने ये डील साइन करी है, बोलते हैं एग्रीमेंट साइन किया है, जहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रेड है दो कंट्रीज़ के बीच में उनकी लोकल करेंसी में सेटल होगा। और इसका सीधा सीधा रीज़न है कि USD पर जो है वो डिपेंडेंसी कम करना है, लोकल करेंसीज को प्रमोट करना है, स्पेशली हम इंडिया के केस में बोले तो इंडियन रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन करना है। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती है एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स की वो भी रिड्यूस होगी, क्योंकि USD पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। USD के फ्लक्चुएशन से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कम होगा। USD को खरीदने में जो कॉस्ट आती है, बेचने में जो कॉस्ट आती है, जो मार्जिन होता है, उससे जो अननेसेसरी की कॉस्ट जनरेट होती है वो रिड्यूस होगी, उसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। क्योंकि लोकल करेंसी में डीलिंग होगी, किसी भी तरह के मार्जिन या कमीशन पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ना ही एक्सपोर्टर्स को ना ही इंपोर्टर्स को। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस होगी बाय दीज सेटलमेंट ऑप्शंस। और इन तीनों ही कंट्रीज़ के साथ कई टाइम से जो है वो नेगोशिएशन चल रहा है बायलैटरल ट्रेड को लेकर के, और ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले मार्च में इन तीनों ही कंट्रीज़ के साथ ये जो सेटलमेंट सिस्टम है ये फाइनलाइज हो जाएगा। स्पेशली अगर हम UAE की बात करें तो जो नेगोशिएशन और डिस्कशन है वो एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है। मलेशिया और नाइजीरिया के साथ भी वेल प्रोग्रेस चल रही है, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत जल्दी मार्च तक साइन होने के चांसेस हैं।
तो फॉरेक्स क्राइसिस को देख करके रशिया यूक्रेन वॉर के बाद कई सारे कंट्रीज जो हैं वो इस तरह के सेटलमेंट को अप्रोच कर रहे हैं। एंड दिस इज द इंडिया ट्रेड डेफिसिट ड्यूरिंग द अप्रैल एंड दिसंबर पीरियड फ्रॉम दीज 3 कंट्रीज, यूएई, मलेशिया और नाइजीरिया के साथ इंडिया का कितना ट्रेड बैलेंस है एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स। इंडिया सिंगापुर लॉन्चेस रियल टाइम पेमेंट्स लिंक। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया मिनट में, यूपीआई और पे नाउ को लिंक कर दिया गया है रियल टाइम ट्रांजैक्शंस के लिए। दोनों ही कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं वो अब इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 6000 तक का ट्रांजैक्शन, या बोल सकते हैं 1000 SGD का ट्रांजैक्शन एक दिन में कर सकते हैं। फिलहाल के लिए 4-5 बैंक ऑन बोर्ड हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा बैंक्स जो है उनको ऑन बोर्ड किया जाएगा। दिस लिंकेज विच इनेबल द यूजर्स टू सेंड द फंड वाया UPI ID, मोबाइल नंबर एंड VPA इन रियल टाइम बेसिस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। प्रैक्टिस ऑफ परमानेंट बोर्ड सीट्स एट लिस्टेड कंपनीज में एंड। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक प्रपोजल दिया है जहां पर सेबी ने ये कहा है कि जो प्रैक्टिस है कुछ डायरेक्टर्स की परमानेंट सीट जिस तरीके से बोर्ड में फिक्स कर दी जाती है लिस्टेड, स्पेशली लिस्टेड कंपनीज में, तो लिस्टेड कंपनीज में जो प्रैक्टिस है फॉर ऑक्यूपाइंग परमानेंट बोर्ड सीट, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को सेबी जो चाहता है वो एंड करना चाहता है। तो सेबी ने इसके लिए एक प्रपोजल दिया है और इस प्रपोजल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो परमानेंट बोर्ड सीट होती है लिस्टेड कंपनीज में वो क्वैश कर दी जाएगी, क्योंकि सेबी का ये मानना है कि बोर्ड में किसी भी तरह की जो डायरेक्टरशिप है किसी भी इंडिविजुअल की, वो सीधे सीधे उसके शेयर होल्डर्स के अप्रूवल पर डिपेंड करनी चाहिए और केवल 5 साल के लिए ही होनी चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल कॉम्पिटेंट एनफ है तो शेयर होल्डर्स उसे दोबारा से अप्रूव कर देंगे, लेकिन किसी भी तरह की परमानेंट सीट जो है उसका प्रोविजन नहीं होना चाहिए लिस्टेड कंपनीज में। तो लेट अस सी ये प्रपोजल कब तक एक्चुअली में इंप्लीमेंट होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडियन इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन स्टॉक्स प्रॉपर्टी टच अ रिकॉर्ड हाई इन दिसंबर। तो दिसंबर के मंथ में जो इंडियन हैं उन्होंने जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ में, फॉरेन प्रॉपर्टीज़ में, फॉरेन डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया है फॉर कैलेंडर ईयर 2022, वो रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे। अप्रॉक्सीमेटली $2.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इंडियंस ने केवल और केवल दिसंबर 2022 में into different foreign securities, properties and deposit as per the Reserve Bank of India data। और आरबीआई का कहना है कि जो आरबीआई ने जो RRS लॉन्च किया था, जो RRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम लॉन्च की थी, उसकी वजह से ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा था। जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है, जो इंडियन अमाउंट है इनटू फॉरेन सिक्योरिटीज़ प्रॉपर्टीज़, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। जीएसटी अथॉरिटीज समन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। इफ़ यू आर अवेयर, हमने डिस्कस भी किया था कि इंश्योरेंस जो इंटरमीडियरीज थे उनको जीएसटी इवेजन के या फेक इनवॉइसेस के लिए जो जीएसटी अथॉरिटीज़ हैं वो सर्वे कर रही हैं। फाइनली जीएसटी अथॉरिटीज़ ने कुछ इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज को समन भी किया है बोगस इनवॉइसेस के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज हैं, इन्होंने फेक रिसीट, बोगस रिसीट जनरेट करी हैं इन ऑर्डर टू टेक द एडवांटेज ऑफ जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, और उन्हीं के लिए ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा। और जीएसटी अथॉरिटीज़ ने कुछ इंटरमीडियरीज को समन भी किया है और उनसे इंफॉर्मेशन मांगी है कि आप 2018-19 से लेकर के अभी तक आपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, एग्रीमेंट किए हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, उसका आप हमें इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करिए और कौन से सर्विसेज अवेल करिए जिसकी वजह से आपने इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम किया है। बेसिकली मार्केटिंग और सेल्स सर्विसेज के सेगमेंट में ये जो एक्ट है ये हुआ, और इसी को लेकर के जीएसटी अथॉरिटीज़ जो है वो प्रॉपर सर्वे और इन्वेस्टिगेशन के मोड में, और इसीलिए कुछ इंटरमीडियरीज को समन भी किया गया है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। इफ यू वांट लेक्चर पीडीएफ you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.